दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ओके, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रैक आरआईएमसी। तो दोस्तों, आज हम आरआईएमसी जून 2011 मैथ्स पेपर का पार्ट बी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने क्रैक आरआईएमसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और अपने चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनको भी आरआईएमसी प्रिपरेशन करने में लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पेपर सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन कवर्स फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर्स, next 145 kilometer at 58 kilometer per hour, and last 35 kilometer half an hour. Find his average speed during whole journey. ओके, तो हमको एक आदमी का जर्नी बताया गया है जो कि 3 स्टेज में है, तीनों अलग अलग डिस्टेंसेस है और तीनों अलग अलग स्पीड या टाइम फ्रेम है। तो हमको मालूम है एवरेज कोई भी जर्नी का अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कंज्यूम्ड। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं वो आदमी का। तो हमको मालूम है टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया है, पहला है 120 किलोमीटर्स, उसके बाद 145 किलोमीटर्स, उसके बाद 35 किलोमीटर्स। तो हमारा टोटल डिस्टेंस आया 300 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, अभी टोटल टाइम के लिए हमको पहले और दूसरे डिस्टेंस का उन्होंने स्पीड दिया है और थर्ड डिस्टेंस का हमको टाइम दिया है। तो चलिए हम उसका ट्रैवल का टोटल टाइम निकालते हैं। जैसे कि हमको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम पहले स्टेज का टाइम निकालते हैं। पहले स्टेज का टाइम हमारा आएगा T1। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमको दिया है 120 किलोमीटर्स और स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। हम इसका डिवीजन करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मतलब T1 आएगा हमारा 3 आवर्स। सेम वे T2 निकालते हैं। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 145 किलोमीटर्स, स्पीड है हमारा 58 किलोमीटर पर आवर्स। इसको हम 29 से डिवाइड कर पाएंगे, 29 2 ज़ा 58, 29 5 ज़ा 145। तो हमारा T2 आएगा 2.5 आवर्स। ठीक है बच्चों, T3 हमको दिया है हाफ एन आवर। T3 इज इक्वल टू हाफ आवर इज इक्वल टू आएगा हमारा 0.5 आवर। ठीक है बच्चों, तो हमको तीनों टाइम मिल गए। अभी हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। पहले तो हमको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल इज इक्वल टू पहले स्टेज का हमारा टाइम है 3 आवर्स प्लस सेकंड स्टेज का है 2.5 आवर्स, थर्ड स्टेज का है 0.5 आवर्स। तो हमारा टोटल टाइम आया 6 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है 300 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 6 आवर्स। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और रिमाइंडर बचा हमारा 0, वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा एवरेज स्पीड आया बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर। हमारा एवरेज स्पीड आया 50 किलोमीटर पर आवर। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 50। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22, अ सर्कुलर हॉल हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 28 मीटर। If its height is 9 meter, find cost of painting the inside wall of the hall if the rate of painting is 20 rupees per square meter. ओके, तो अभी हमको इस हॉल का इंटरनल डायमीटर दिया गया है 28 मीटर्स और हाइट दिया गया है
9 मीटर्स। ठीक है, अभी अगर हमको ये वॉल का एरिया निकालना है तो हमारा वॉल का लेंथ मतलब ये सर्कल का सरकमफरेंस बन जाएगा। तो सरकमफरेंस हमारा लेंथ बनेगा और हाइट हमको दिया है 9 मीटर। टोटल एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे और वो टोटल एरिया को हम 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा टोटल एरिया ऑफ वॉल बनेगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू सरकमफरेंस। सरकमफरेंस हमारा आएगा पाई डी इंटू हाइट। तो हमें मालूम है पाई का वैल्यू है हमारा 22/7। डायमीटर दिया है हमको 28 मीटर। हाइट दिया है 9 मीटर। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और 22 इंटू 4 इंटू 9 करेंगे, आंसर आएगा 792 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल आया 792 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया। ठीक है, तो हमको रेट दिया है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और हमारा टोटल एरिया है 792 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 15,840 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो आवर आंसर इज इक्वल टू 15,840 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 मीटर लेस दैन द ट्वाइस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और उसका जो दो इक्वल साइड्स है वो इक्वल साइड्स का उसकी थर्ड जो अनइक्वल साइड है उसके साथ रिलेशन दिया है। ठीक है, उसके साथ हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है। हमको पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू x, देन टू इक्वल साइड विल बिकम 2x माइनस 4। ठीक है ना, क्योंकि हमको दिया है कि जो टू इक्वल साइड्स का लंबाई है वो थर्ड साइड के ट्वाइस से 4 मीटर लेस है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, तो इसको हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से ये साइड्स का लंबाई निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया है 32 मीटर। साइड 1 का लंबाई है हमारा x, साइड 2 है 2x माइनस 4 प्लस साइड 3 है 2x माइनस 4। ठीक है, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 5x इज इक्वल टू 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 मीटर। देयरफॉर 40/5 इज इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, और x क्या है हमारा, x है हमारा थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का लंबाई मिला हमें 8 मीटर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। दो इक्वल साइड का लंबाई है हमारा ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड माइनस 4 मीटर्स। तो चलिए हम टू इक्वल साइड का लंबाई निकालते हैं। टू इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x का वैल्यू हमें मालूम है 2 इंटू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ठीक है, ट्रायंगल के दो साइड से 12 मीटर लेंथ के और एक साइड है 8 मीटर लेंथ का। और जब भी हमको ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लंबाई मालूम रहता है तो हम एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, एरिया निकालने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हेरॉन्स फार्मूला क्या है हमारा? तो हेरॉन्स फार्मूले के लिए पहले तो हम एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल के हमारे दो साइड से, साइड ए और साइड बी, जो कि इक्वल लंबाई के हैं, 12 मीटर लंबाई के, और साइड सी जो है वो 8 मीटर लंबाई की है। ठीक है, तो हमारा हेरॉन्स फार्मूला बनता है अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट कंप्लीट इन ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू इन ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है, और जहाँ पे हमको मालूम है एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आता है हमारा? सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए है हमारा 8 मीटर, बी है 12, सी है 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारा आएगा 32 अपॉन 2। वैल्यू आया हमारा 16 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलिए बच्चों, अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस है हमारा 16 इन ब्रैकेट 16 माइनस 12 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 12 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8। ठीक है बच्चों, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 16 इंटू 16 माइनस 12 4 इंटू 16 माइनस 12 4 इंटू 16 माइनस 8 आएगा हमारा 8। अभी इस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे हम यहाँ पे किस किस का रूट निकाल सकते हैं। हमारा 16 का रूट आएगा 4, ये 4 इंटू 4 का रूट आएगा 4, और ये 4 का रूट आएगा हमारा 2। तो हम ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। तो हमारा आंसर आएगा 32 रूट 2। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हमारा 32 रूट 2। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 32 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, मेंशन एंगल इन डिग्रीज। ओके, तो हमको एक फैमिली का एक्सपेंडिचर डाटा दिया है और उसका पाई चार्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मालूम है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डाटा अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। ये हमारा रूल है, बराबर। तो इससे हम इंडिविजुअल हर एक एक्सपेंडिचर का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमको टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर आएगा 3200 प्लस 1800 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 400 प्लस 2000। ठीक है, ये सब का सम करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आता है 11,000 रुपीज़। ठीक है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आया 11,000 रुपीज़। तो अभी हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। उसके लिए हम ये फार्मूला जो हमने टॉप में दिया है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल ऑफ रेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डाटा है हमारा 3200, टोटल वैल्यू है 11,000 इंटू 360। ये 3 0 को ये 3 0 कैंसिल हो गए, 11 1 ज़ा 11
11 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.27। 3.27 इंटू 32 तो हमारा सेंट्रल एंगल आया 104.64 डिग्री। ठीक है, वैसे ही सेंट्रल एंगल ऑफ क्लोथिंग इज इक्वल टू वैल्यू है हमारा 1800 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 11,000 इंटू 360। अगेन ये ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो गए, 11 से डिवाइड करेंगे तो 3.27। 3.27 इंटू 18 हमारा आएगा 58.86 डिग्री। इसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन वैल्यू है हमारा 1200 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 360। अगेन ये डिवीजन करेंगे तो हमको मालूम है ये आएगा 3.27। 3.27 इंटू 12 तो हमारा एंगल आएगा 39.24 डिग्री। इसके बाद हमको निकालना है सेंट्रल एंगल ऑफ फूड, वैल्यू है हमारा 2400 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 360। अगेन ऊपर जैसा दिया वैसा डिवीजन हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.27। 3.27 इंटू 24 तो हमारा एंगल आएगा 78.48 डिग्री। अभी हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू दिया है हमको 400 डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 360। अगेन ये डिवीजन करेंगे तो 3.27 इंटू 4 हमारा आएगा 13.08 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आखिरी हमारा सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग वैल्यू है हमारा 2,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 360। ये 3 ज़ीरो को 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 11 वन ज़ा 11। 360 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 32.7। 32.7 इंटू 2 तो हमारा डिग्री आएगा 65.46 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए पाई चार्ट के लिए हम पहले एक सर्कल निकाल लेते हैं। इस सर्कल का हम सेंटर पॉइंट ये कंसिडर करेंगे। पहला हमारा सेंट्रल एंगल दिया है रेंट का जो कि है 104.64। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा आएगा रेंट 104.64। उसके बाद हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ फूड। सेंट्रल एंगल ऑफ फूड ये दिया है हमको 78.48 डिग्री। उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ सेविंग तो ये आया हमारा सेविंग, हमने कैलकुलेट किया है इसको 65.46 डिग्री। उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ क्लोथिंग, यह है सेंट्रल एंगल ऑफ क्लोथिंग जिसको कि हमने कैलकुलेट किया है 58.86 डिग्री। उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ एजुकेशन, यह आया हमारा एजुकेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है 39.24। और आखिर में हमारा बचा सेंट्रल एंगल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारा है 13.08 डिग्री। तो क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डिवाइड ₹12,000 into 2 part such that simple interest on the first part for 2 years at the rate 6% per annum is equal to the simple interest on second part for 3 years at 8% per annum। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए कंसिडर करेंगे लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ₹X। तो हमारा सेकंड पार्ट बन जाएगा, सेकंड पार्ट विल बी ₹12,000 माइनस X। ठीक है, अभी हमको क्या दिया है, SI ऑन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू SI ऑन सेकंड पार्ट। हमको मालूम है हमारा SI का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100।
तो हमको क्या दिया है यहाँ पे, एस आई ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एस आई ऑफ सेकंड पार्ट। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि हमको मालूम है फर्स्ट पार्ट का हमारा प्रिंसिपल है x, हमको नंबर ऑफ ईयर्स दिए है 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू एस आई ऑफ सेकंड पार्ट, हमारा प्रिंसिपल है 12,000 माइनस एक्स इंटू हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है 3 इंटू इंटरेस्ट है 8% अपॉन 100। तो यहाँ पे ये 100 को 100 कैंसिल हो गए, इधर हमारा आया 12x इज इक्वल टू 24 इंटू 12,000 माइनस 24x, so therefore 36x is equal to 24 into 12,000, therefore x is equal to 24 into 12,000 upon 36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये आ गए हमारे 3 0, 4000 इंटू 2 इज इक्वल टू आया हमारा 8,000। तो फर्स्ट पार्ट आया हमारा 8,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट पार्ट आया हमारा 8,000 रुपीज़, सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स का वैल्यू है हमारा 8,000, तो 12,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू सेकंड पार्ट आया हमारा 4,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों? सो आवर आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट 8,000, सेकंड पार्ट 4,000। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। अ रेस ट्रैक इज इन फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 264 meter and outer circumference is 308 meters. Find the cost of planting grass on racetrack if cost of planting the grass is rupees 30 per square meter. तो पहले हम इस रेस ट्रैक का इंटरनल और आउटर जो सरकमफरेंस है उससे हम उसका इंटरनल और आउटर जो डायमीटर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मालूम है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डी। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। ठीक है? तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी इज इक्वल टू 7 इंटू सरकमफरेंस अपॉन 22। ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो पहले हम इनर डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो इनर डायमीटर हमारा बनेगा D1 इज इक्वल टू सरकमफरेंस हमको इनर डायमीटर का दिया है 264 इंटू 7 अपॉन 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84 मीटर। ठीक है? D1 आया हमारा 84 मीटर। वैसे ही हम अभी D2 जो आउटर डायमीटर है उसको कैलकुलेट करते हैं। D2 इज इक्वल टू आउटर सर्कल का हमारा सरकमफरेंस है 308 इंटू 7 अपॉन 22। तो ये हमारा आंसर आएगा 112 मीटर। ठीक है? तो अभी हमको दोनों डायमीटर मिले, इनर और आउटर डायमीटर मिले। तो हम इक्वेशन लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया का पहला हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एरिया का हमारा रूल है पाई R1 स्क्वेयर माइनस पाई R2 स्क्वेयर। ठीक है?
तो पहला एरिया हमारा बनेगा आउटर सर्कल का 22/7 इंटू आउटर का डायमीटर है हमारा 112, मतलब उसका रेडियस बन जाएगा 56 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 56 इंटू 56 माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल 22/7 इंटू उसका डायमीटर है 84, मतलब उसका रेडियस बन जाएगा 42 मीटर इंटू 42। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। बचे हुए हमारे जो पैरामीटर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 9856 स्क्वायर मीटर माइनस 5544 स्क्वायर मीटर। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्रैक आएगा 4312 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अभी हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ ग्रास प्लांटिंग। कॉस्ट ऑफ ग्रास प्लांटिंग के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू रेट पर एरिया। ठीक है, तो हमारा टोटल एरिया है ट्रैक का 4312 मीटर स्क्वायर और हमारा रेट है 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹1,29,360। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास हमारा आया ₹1,29,360। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 1,29,360। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27, a hall is 36 meter long and 24 meter wide. It has one door which is 5 meter in height and 2 meter in width and 6 windows which are 1.5 meter in width and 2 meter in height. If the cost of wall preparing the inside of the hall at rate of rupees 8 per square meter is 7424, find the height of the hall. ओके, तो अभी हमको यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला सवाल दिया है। पहले तो हमको एक हॉल का साइज़ दिया है, हॉल के साइज़ में हमको एक विंडो का साइज़ दिया है जो कि 6 विंडोज़ है, एक डोर का साइज़ दिया है और साथ ही साथ हमको वो जो वॉल है वो वॉल का प्रिपरेशन रेट दिया है और उसका टोटल कॉस्ट दिया है। हमको पूछा गया है कि ये वॉल का टोटल हाइट कितना होगा। तो इसके लिए पहले तो हमको जो वॉल का ब्रिक वाला एरिया है वो एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एरिया ऑफ डोर ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ ही इसमें एरिया ऑफ 6 विंडोज़ ऐड करना पड़ेगा। तो इतना सब करने के बाद हमको वो वॉल का टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया को हम वो वॉल की लंबाई से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको उसका हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें इसमें दिया है वॉल प्रिपरेशन का जो हमारा कॉस्ट है 7424 रुपीज़ है और उसका जो रेट है वो 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ब्रिक वॉल जो है वो ब्रिक वॉल का एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्रिक वॉल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट दिया है हमको 7424 डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट है हमारा 8 रुपीज़। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 928 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया है हमारा ब्रिक वॉल का
वैसे ही हम एरिया ऑफ डोर कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ डोर के लिए हमको साइज़ दिया है, उसका हाइट है 5 मीटर और विड्थ है उसका 2 मीटर। तो एरिया ऑफ डोर आया हमारा 10 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें दिया है 6 विंडोज़, तो हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ 6 विंडोज़ इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट, उसका साइज़ है 1.5 मीटर बाय 2 मीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम ये तीनों एरिया को अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग ब्रिक वर्क एंड डोर एंड विंडोज़ मिला के जो एरिया होगा वो हमको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 928 मीटर स्क्वायर प्लस 10 मीटर स्क्वायर प्लस 18 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा 956 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अभी यहाँ पे हमको वॉल का ब्रेथ एंड विड्थ दिया है, तो ये चारों बाजू का वॉल जो है वो वॉल का चारों बाजू का ब्रेथ और विड्थ ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ वॉल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट। यहाँ पे हमको मालूम है एरिया टोटल एरिया ऑफ वॉल है 956 मीटर, उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आगे इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ है हमारा 24 मीटर, लेंथ है हमारा 36 मीटर और एच का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारा यहाँ पे आगे इक्वेशन बनेगा एच इज इक्वल टू 956 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, 24 प्लस 36 हमारा आया 60। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन आएगा 239 अपॉन 30। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हाइट आएगा 7.96 मीटर। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 7.96। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28। 2 years ago a man was 6 times as old as his son. In 18 years time he will be twice as old as his son. So find their present age. यहाँ पे इंग्लिश में दिया नहीं है लेकिन हिंदी में हमको दिया है उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात करें। मतलब हमें जो भी डाटा दिया है उससे उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे लेट एज ऑफ बॉय बिफोर 2 year is equal to x years. Therefore एज ऑफ मैन बिफोर 2 years कितना बन जाएगा? हमको दिया है 6 टाइम्स था, मतलब वो हो जाएगा 6 years। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी इससे हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितना होगा? 2 साल पहले x years था तो अभी हो जाएगा x प्लस 2 years। और प्रेजेंट एज ऑफ मैन that will become 6x प्लस 2 years। अभी हमको आगे दिया है 18 years के बाद वो आदमी का एज उसके लड़के के एज से ट्वाइस हो जाता है। तो हम लिखेंगे एज आफ्टर 18 years ऑफ बॉय इज इक्वल टू x प्लस 2, मतलब ये प्रेजेंट एज आया, प्लस 18 years
मतलब वो हमारा बना x प्लस 20 ईयर्स, और एज ऑफ मैन आफ्टर 18 ईयर्स वो हमारा बनेगा, प्रेजेंट एज है हमारा 6x प्लस 2 ईयर्स, और 18 साल के बाद इसमें हम 18 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगा 6x प्लस 20 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा जो भी कुछ गिवन डाटा था उससे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। ओके बच्चों, तो अभी हमको दिया है आफ्टर 18 ईयर्स टाइम द मैन विल बी 2 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। मतलब हम इसको रेशो में लिख सकते हैं कि आफ्टर 18 ईयर्स एज का जो रेशो है वो अगर हम मैन का एज लिखेंगे 6x प्लस 20 अपॉन बॉय का एज लिखेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू हमारा रेशो बन जाएगा 2/1 बराबर, क्योंकि मैन का एज जो है वो बॉय के एज से ट्वाइस हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 6x प्लस 20, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, और हमें मालूम है x हमारा क्या है, x है हमारा वो लड़के का 2 साल पहले का एज। ठीक है ना, तो इससे हम लड़के का और वो मैन का प्रेजेंट एज निकालेंगे, जो कि हमको मालूम है प्रेजेंट एज ऑफ बॉय और प्रेजेंट एज ऑफ मैन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ बॉय इज इक्वल टू है हमारा x प्लस 2, यहाँ पे x का वैल्यू है हमारा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 2, तो बन जाएगा हमारा 32 ईयर्स। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 7 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29, विवेक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and Parth can do it in 25 days. They began together and worked for 5 days. Parth fell ill and left the work. In how many days Vivek alone can finish the remaining work? ओके, तो ये सेम क्वेश्चन हमें पहले के पेपर में भी हुआ है, खाली यहाँ पे जो काम करने वाले बंदे हैं उनका नाम चेंज किया है, बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक जो फिगर्स भी है वो फिगर्स भी सेम है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है पहले तो हमको यहाँ पे विवेक और पार्थ का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। 1 डे वर्क ऑफ विवेक इज इक्वल टू 1/20, और 1 डे वर्क ऑफ पार्थ विल बिकम 1/25। ठीक है, तो ये बन गया हमारा दोनों का 1 डे वर्क। अभी हमको दिया है कि ये दोनों साथ में 5 दिन काम कर रहे थे, तो हमारा 5 डे टुगेदर वर्क बनेगा 5 इंटू 1 डे वर्क ऑफ पार्थ है 1/25 प्लस 1 डे वर्क ऑफ विवेक है 1/20। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5 इन ब्रैकेट 25 और 20 एलसीएम बनेगा 100, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 प्लस 5, तो आगे बनेगा 5 इंटू 9/100, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 5 डे ऑल टुगेदर वर्क हमारा आएगा 9/20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
अभी हमको ये 5 डे वर्क मालूम है, तो हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू हमारा वर्क कितना है 1, उसमें से 5 डे वर्क माइनस करेंगे 9/20। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/20। तो हमारा रिमेनिंग वर्क है 11/20। ठीक है बच्चों। तो अभी हमको कैलकुलेट करना है डेज नीडेड फॉर विवेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा डेज एंड वर्क। ठीक है, तो हमें मालूम है विवेक अगर 1 डे काम करता है तो उसका 1 डे वर्क है 1/20। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका 11/20 वर्क है तो उसको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनेगा 11/20 डिवाइडेड बाय 1/20। डिवीजन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा बनेगा 11/20 इंटू 20/1। ये 20 को 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 11 डेज। हमारा आंसर आया 11 डेज। क्लियर है बच्चों? सो और आंसर इज इक्वल टू 11। ओके, ठीक है, चलते अभी हमारे इस पार्ट बी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। In the given figure, ABCD is a rectangle with length AC is equal to 36 meter and breadth CD is equal to 24 meter. In the triangle ABG, FG is perpendicular to AB and FG is equal to 15 meters. CED is a semicircle with CD as diameter. Calculate the area of shaded region. ओके, तो हमको यहाँ पे 3 फिगर दिए हुई, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है। इसमें हमको शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो सिंपल है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हमको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल दिया है हमको 36 इंटू ब्रेथ है 24, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो हमें मालूम है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हाफ सर्कल है। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा आएगा 22/7। यहाँ पे जो ब्रेथ है वही सेमी सर्कल का डायमीटर है तो उसका वैल्यू है 24, तो रेडियस बन जाएगा 12 इंटू 12 और यहाँ पे डिवाइडेड की जगह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो इसका डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1584/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो एरिया तो क्लियर हो गए आपको। तो अभी हम निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 1/2। बेस मतलब क्या आएगा, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वही उसका बेस आएगा, तो इंटू 24 और हाइट हमको एफ जी दिया है 15 मीटर्स। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 12 इंटू 15, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 864
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल है हमारा 1584 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा 180 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो सबका बेस कॉमन करेंगे, तो हमारा आएगा 6048 प्लस 1584 माइनस 1260 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7632 माइनस 1260 अपॉन 7 इज इक्वल टू 6372 अपॉन 7। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 910.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आया 910.28 मीटर स्क्वायर। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 910.28। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस तरह से हमारा RIMC मैथ्स जून 2011 पार्ट बी सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते कि आपको सब क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें लिख सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो बच्चों, आखिर में ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे ही RI से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स स्टैंडर्ड 8 में पढ़ रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि RIMC का मैथ्स और स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स दोनों एक लेवल के हैं तो उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर 2011 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।